अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राब्ता टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलाउद्दीन। मंजूर शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मंजूर साहब, क्या हाल है, खैरियत से हैं? सर आप सुनाएं, ठीक ठाक। नैब तरमीम का एक केस जो है वो बंदियाल साहब की अदालत में तकरीबन 1.5-2 साल चला था और उसमें पिटिशनर थे इमरान खान साहब और उन्होंने कहा था कि जी ये नैब तरमीम जो है ना वो मखसूस लोगों को फ़ायदा देने के लिए की गई हैं और वो फ़ैसला आया था इमरान खान साहब के हक़ में और नैब तरमीम को जो है वो कर दिया गया था, उन्होंने तहस नहस कर दिया था और फिर बंदियाल साहब ने नैब अदालतों में दोबारा रौनक बहाल हो गई थी। सही है। अभी जो है वो डेवलपमेंट हुई हैं दो। एक तो ये कि हुकूमत ने इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ रिव्यू डाला है और अब वो कानूनी ज़ुबान में रिव्यू है या उसका दोबारा से केस चलेगा। बहरहाल अपील्स हैं, क्योंकि अपील्स हैं, वो तो प्रोसीजर वाला एक्ट के बाद जो है चीज़ें वो तो चेंज हो गई हैं। बिल्कुल। और एक और जो डेवलपमेंट है वो ये है कि मंसूर अली शाह साहब जो उसमें तीसरे जज थे और उनका इख्तलाफी नोट था और वो उन्होंने रिलीज़ कर दिया है आज ही। और उस रिलीज़ के अंदर उन्होंने ये कहा है कि भाई ये हम कोई उस कानून को नहीं देख सकते जब तक वो बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ ना हो। अच्छा, ये जो है ना वो उस सारी समाअतों के दरमियान ये सवाल उठाते रहे थे मंसूर साहब कि इससे इमरान खान साहब का क्या बुनियादी हक़ या आम पाकिस्तानियों का क्या बुनियादी हक़ मुतासर हुआ है। उसके ऊपर उनके वकील कोई जवाब नहीं दे सके थे और उन्होंने एक और भी बड़ा दिलचस्प सवाल उठाया था कि इमरान खान साहब पार्लियामेंट में मौजूद थे तो उन्होंने उसको वहाँ पे क्यों नहीं रोका था। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस। अब उन्होंने अपना इख्तलाफी नोट जारी कर दिया है। जब जारी कर दिया है तो लाजमी आते फिर वो जो रिव्यू या अपील है वो अब जल्द लग सकेगी। तो उन्होंने दूसरा पॉइंट इसमें ये दिया है कि भाई जब तक हम ये नहीं देख सकते कि पार्लियामेंट ने अपने मफाद के लिए कानून बनाया, इसकी वजह से कानून जो है ना वो ख़त्म नहीं हो सकता। कोई भी कानून है ना, मतलब फ़िलहाल सब चीज़ों को आपको साइड में रखें, मतलब कोई भी कानून है दुनिया में जहाँ भी, वो किसी न किसी के मफाद में तो होता है ना। बिल्कुल सही है। अब आदमी ये कहे कि यार ये कानून जो है वो पार्लियामेंट के मेंबर्स के हक़ में है, उनके मफाद में है, ये जो है वो फ़लाँ के मफाद में नहीं है, और मतलब आप अगर ये फ़ायदा और मफाद ढूंढने का वो करेंगे तो मेरे ख़्याल में ये अप्रोच ही ठीक नहीं है। कोई भी कानून है वो किसी न किसी सेक्शन के मफाद में होता है। सही है। राइट। अब बहुत सारे कवानीन ऐसे हैं जिनसे जजेस को फ़ायदा हुआ है। हम तो कह सकते हैं ना कि ये जजेस ने अपने मफाद के लिए किया, वो करते रहे, अपनी पेंशनें बढ़वाते रहे, अपने आपके सामने सारा खाएँ बढ़वाते रहे। इसी तरह मिसाल कोई कानून है वो जो है वो एक सर्टेन सेक्शन के हुकूक उसमें मतलब सर्व हो सकते हैं, कहीं वायलेट हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी का मफाद जो है वो सर्व होता है। दूसरा ये है कि अदालतें जो है वो उनका काम ये है कि वो ये देखती हैं कि जी ये जो कानून जो है अगर कोई इसको चैलेंज करे कि ये कोई आइन के कहीं वायलेशन में या कहीं आइन के साथ तसादुम तो नहीं कर रहा, टकराव तो नहीं है ये वो। अदरवाइज़ इससे पहले जो हमारे सामने जो है वो प्रोसीजर और प्रैक्टिस वाला जो बिल जो अदालत ने बहाल किया, उससे अब ये बात तय हो गई है मेरे ख़्याल में। मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट में कह रहा हूँ, क्योंकि दायरे है भाई कोई हम लोग कानूनदान तो है नहीं, कि पार्लियामेंट का ये अख्तियार जो है वो है अनचैलेंजेबल है। ठीक है। अब उसी पार्लियामेंट ने नैब के अंदर जो वो किए थे, अब जब वो बिल का फ़ैसला और मंसूर साहब का जो वो है वो अगर देखें तो मतलब मैं एक माइंड बनाने लगा हूँ, मेरे जहन में ऑलरेडी था, हम अपने प्रोग्राम्स में काफ़ी दफ़ा कह चुके हैं कि लगता ये है कि आस्ता आस्ता बंदियाल या उससे पहले की कोर्टों की जो चीज़ें जो केसेस जिनमें गड़बड़ का जनरल परसेप्शन था, काई साहब की अदालत में वो चीज़ें जो है ना वो सही होने जा रही हैं, सही कर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये भी जो है वो इख्तियार जो है पार्लियामेंट के साथ तस्लीम किया जाएगा। और दूसरी बात, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो पाकिस्तान के अंदर ज़ेर बहस भी है, उस पर बहस भी होनी चाहिए। यार ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है, मुझे आप बताएं कि कौन सा मुल्क का सेक्शन है जी जो पॉलिटिशियंस किसी साइड के पॉलिटिशियंस हों, आपके सहाफ़ी हों, आपकी जो है वो वकला की तंजीमें हों, आपकी इंसानी हुकूक़ की तंजीमें हों,
सारी कहते रहे हैं कि यार ये तो मतलब डिक्टेटर्स का या जो अथॉरिटेरियन जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनके टूल के तौर पे काम करता है। यानी पाकिस्तान के अंदर आप बताएं कि अभी तक कहीं भी किसी को शक व शुबा है कि जावेद इकबाल साहब ने जिस तरीके से उन बेचारे से, मैं बेचारा कहूँगा आप माने नहीं माने, उनसे जो है वो कैसे आर्म टूस्ट करा के जो वो करा दिया, उसको इस्तेमाल किया बड़े पैमाने पर। जनरल मुशर्रफ ने कैसे इस्तेमाल किया, बल्कि बहुत सारे लोग हैं वो आप उनसे वॉलंटरी पूछें कि जी ये इस्तेमाल कैसे हुआ है। पार्टियों के लोगों की जिम्मेदारियां जो हमदर्दियां हैं वो चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया गया। कहीं की आर्म ट्विस्टिंग, मतलब पता नहीं किस तरह इस्तेमाल किया यार। सर कई लोगों ने खुदकुशियाँ कर ली, कई लोगों ने उनकी वहाँ पे डेथ हो गई। वो एक उस्ताद थे पंजाब, जी बिल्कुल, हथकड़ी के अंदर जो है वो बिल्कुल हुई। और मसला ये है कि आप इतने सालों उस बंदे को जेलों में रखते हैं, रगड़ते रहते हैं, उसका मीडिया ट्रायल करते हैं और बाद में आके अदालत में साबित भी कुछ नहीं होता। एहसन इकबाल के ऊपर जो केस बना था वो ये था कि अगर आप ये प्रोजेक्ट कर लेते तो इतना बचत होती। मतलब एक अजम्पशन के ऊपर उन्होंने एक वो बना दिया। भाई बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि आप प्रूव करें कि आपने धांधली बेईमानी नहीं की, आपने बेईमानी नहीं की। अरे भाईजान मैं कह रहा हूँ कि मैंने नहीं की। अगर आपको कोई शक है, कोई केस बना रहा है, कुछ ये वो है, यू कम विद द प्रूफ। मतलब आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान में इस तरह भी हो सकता है। और हैरानगी की बात है, मुझे तो आजकल बड़ी हैरानगी होती है कि हमारे पास ऐसी प्रैक्टिस जो है यार। पाकिस्तान 22 करोड़ जो है वो लोगों का मुल्क है। यहाँ पे मतलब इतने दानिश्वर, इतने पढ़े लिखे लोग, इतने लोगों ने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स कायम किए हैं ना पर्सनल कामयाबियों में। लेकिन एज अ नेशन आप अंदाज़ा करें, ऐसे कवानीन, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को हम बर्दाश्त करते हैं, उन पर कोई रिएक्शन नहीं होता। आप मुझे बताएं कि कौन सा बहुत बड़ा जो है वो कोई एहतजाज और कोई बहुत बड़ी चीज़ नैब के ख़िलाफ़ हुई। नैब के ख़िलाफ़ तो सर असल में मसला ये है कि इज्तिमाई तौर पे तो हम नैब तो खैर बड़ा एक सेलेक्टेड लोगों को वो कर रहा था काउंटर, लेकिन आप इतने बड़े बड़े जुल्म होते हैं कि इलेक्ट्रिक के इश्यूज़ हैं, पानी, बिजली, गैस के, लोग नहीं निकलते। जिसके पास पावर है वो जो भी कुछ करे उसको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन जो इमरान खान साहब का नैरेटिव है या उनकी जो पूरी उनकी सियासत जिस चीज़ के ऊपर बेस करती है वो है यही ना कि यार ये डाकू हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये चोर हैं। तो जब नैब को आप कंट्रोल करेंगे, या कंट्रोल से मुराद ये कि नैब की तरमीम में आप जो की थी गवर्नमेंट ने, पीडीएम की गवर्नमेंट ने, तो उसके बाद तो वो कहेंगे ना कि यार ये इन्होंने अपने लिए ही सारी तरमीम की और ये देखो अब चोरों को कोई पकड़ने वाला नहीं है। चोरों को देखो, चोर कोई है या नहीं है उसका मतलब मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि आप अगर कोई इदारा बनाएंगे भी, भला आप मुझे एक बात बताएं ना, इंडिया में कोई नैब है क्या? नहीं। श्रीलंका में है? नहीं। कोई बांग्लादेश में है? नहीं। या कोई ऐसा इदारा जो इतना जालमाना अंदाज में जिसका इस्तेमाल हुआ हो? कोई नहीं है आपको यहाँ मिलेगा। मतलब बरतानिया में, वेस्ट में, वहाँ भी एहतसाब के सिस्टम्स हैं। हर जगह पे 3-4 सिस्टम्स हैं। आपके पास इंडिपेंडेंटली एजेंसियाँ काम कर रही होती हैं और वो आराम से, मिसाल के तौर पे बरतानिया है, बरतानिया में आप अंदाज़ा करें कि एक केस पे वो कितने साल लगाते हैं। जब बरतानिया में जो पाकिस्तानियों के केसेस थे, कुछ चीज़ें तो सीधी हैं ना, ठकाठक हो जाती हैं। मिसाल मलक रियाज के पैसे आ गए आपके पास वापस, आ गए तो, और फिर आपने कहीं और ही इस्तेमाल कर लिए। वो भी तो नैब का केस बनता है ना इमरान खान के ऊपर। भाई बनता है, लेकिन मसला ये है कि अब एक केस को लेके हम लोग ऐसा टूल थोड़ी देंगे। ये तो ये है कि बंदर के हाथ में आपने बंदूक दे दी, वो फायरिंग है। वो फायरिंग करता है। लेकिन एक चीज़ ये है ना कि सर यहाँ पे एक परसेप्शन तो है कि यार जो भी इक़्तिदार में आता है वो माल बनाता है, ठीक है ना। और इमरान खान साहब के हवाले से भी लोगों ने कई एलिगेशंस हैं और कई वो हैं। इसी तरह जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब के पास कैसे अवाम को कैसे एतमाद हो मिले कि यार ये जो बंदा आएगा ना, अगर ये कोई माल इधर उधर करेगा तो हमारा एंटी करप्शन या फलाना इदारा एक्टिव हो जाएगा और उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। सरदारी साहब एक मैं बात बताऊँ आपको, आप भी घूमते फिरते हैं, आप मुझे बताएं कि लोगों का जब अपना मसला होता है ना, मिसाल के तौर पे
गुर्बत है, महंगाई है, बड़े इश्यूज़ हैं आपके, तब तो लोगों को ये महसूस होता है कि हाँ यार ये खा गए। अगर आपकी सोसाइटी में मजमूई तौर पे चीज़ें खुशहाली की तरफ जा रही हैं, बेहतरी है, रोज़गार बेहतर है, पेट्रोल आपको मिल रहा है, बिजली ठीक है, यानी आपका महीना बेहतर गुजर रहा है, तो ऊपर कौन कितना खाता है। पर अब पाकिस्तान में कमीशंस का निज़ाम जो है आपका क्या ख्याल है? अभी आया है? हमेशा से ही होता है। मतलब हमारे नाज़रीन में ही कोई कोशिश करे कि फ्राम वेरी बिगनिंग जो है पाकिस्तान के बनने के बाद हम जो कहते हैं ना कि उसकी आमरीत, अयूब खान की आमरीत, क्या बात थी ज़बरदस्त। सही जनरल ज़िया में बहुत सारे लोगों का पाकिस्तान में ये भी ख्याल है कि शायद अगर आप आमरीतें लेके आए, डिक्टेटरशिप लेके आए, तो मुल्क बड़ा सीधा हो जाता है। मुशर्रफ के दौर में क्या हुआ, किसने कितना पैसा हमीद गुल साहब का जो है ना एक बयान मुझे याद रहता है कि जब मुशर्रफ साहब आए तो हमीद गुल साहब ने कहा कि यार, उन्होंने भी करप्शन के खिलाफ ही बयानिया बनाया था। अच्छा, अयूब खान ने भी उसी के खिलाफ सब उन्होंने। तो हमीद गुल साहब ने कहा कि भाई जो MES है ना, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, सबसे पहले आप उसमें से ख़त्म कर लो, फिर उसके बाद पूरे मुल्क से ख़त्म करने की कोशिश कर। अब ये तो उनका घर का बेदी था, ठीक है। तो अब इशू ये है कि करप्शन जो है वो पाकिस्तान के बनने से करप्शन जो है वो ये नहीं कहता हूँ कि नहीं होती है, दुनिया जहान में हर जगह होती है, उसकी शक्लें चेंज है। लेकिन करप्शन जिस तरीके से पॉलिटिकल मकासद के लिए पाकिस्तान में इस्तेमाल हुई है, मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल है। लेकिन तो देखें, एक ठीक है, अगर हम इमरान खान साहब की अपनी उनकी जो सियासी सोच वोच है और उसको सिर्फ गाली देने के लिए इस्तेमाल किया उन्होंने भी 4-4.5 साल में किसी को करप्शन की बुनियाद पे कोई फैसला, कोई सॉलिड केस नहीं बनाया उन्होंने। भाईजान वो अगर ऐसी करप्शन पे वो बहुत सारे सीरियस थे, तो सबसे बड़ा जो चोर था, डाकू था, बकौल उनके परवेज़ इलाही साहब, उनको तो उन्होंने बना दिया था ना, पंजाब उनके हवाले कर दिया था, स्पीकर रहे सारे, ठीक है। आप उसके बाद जो है वो जो चीफ मिनिस्टर साहब थे आपके उस्मान बुज़दार साहब और जो गोगी का जो किस्सा है, भाई अगर वो वहाँ करप्शन नहीं हुई, बहुत ही ट्रांसपेरेंट था, तो क्यों भाग गई भाई, आ जाएं यहाँ पे। ICC के बाद कहने का मतलब है कि पॉलिटिकली होती है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं, आम आदमी भी जो है ना इतना चलिया नहीं है। इसको रोका कैसे जाए? इसको रोका, कोई तो सिस्टम आना चाहिए ना कि यार देखें इंडिया भाई मैं आपको बात बताऊं, एक बात, ये करप्शन मसला है, लेकिन करप्शन पाकिस्तान का अकेला मसला नहीं है, पहले तो आप ये तस्लीम करें। दूसरी बात ये है, आपकी करप्शन कैसे जाएगी? करप्शन कैसे जाएगी जब आपकी सोसाइटी डेवलप होगी, सोसाइटी डेवलप होगी, तालीम का मयार बेहतर होगा, लोगों की मॉरलिटी बेहतर बनेगी, तो लोग क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। जब क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं तो क्वेश्चन जो है वो सोसाइटी का सबसे बड़ा पावरफुल टूल है, वो नैब से बड़ा टूल है, नैब से बड़ा, ठीक है। ये आपको महसूस करना, सही तरीके से करना, सही तरीके से आप क्वेश्चन करें कि जी आपने ये क्यों किया, आपके ये मैंडेट में नहीं आता था, ये आपका अख्तियार नहीं था, आप लास्ट टाइम आए, आपने ये वादे किए, आपने पूरे नहीं किए। मतलब सवाल जो है आप उठाएंगे तो सबसे बड़ा एहतसाब ये है, यानी वो सवाल जो है वो उस बंदे की एबिलिटी, काबिलियत के मुताबिक जो है वो उसको वोट या उसको सपोर्ट देगा। जो उसने काबिलियत नहीं है, जो उसने परफॉर्म नहीं किया, उतने उसके वोट घटेंगे। वेस्ट में क्या होता है यार, आप इंडिया के अंदर ही आप मुझे बताएं ना कि कौन से पॉलिटिशियन हैं जिनके ऊपर केसेस नहीं रहे, बड़ी बड़ी अंडरग्राउंड किस्म की तंजीमों के साथ राब्ते, पता नहीं क्या क्या चलाते थे, इवन मर्डर के केसेस, ये ठीक है। सब। अब मसला ये है कि वो वहाँ पे भी तो उनके इदारे हैं ना, उन्होंने ये थोड़ी कहा कि चूँकि हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए इतने मर्डर्स बैठे हुए हैं तो इंडियन फौज को कहें कि जी आए आके सिस्टम सब, दैट्स नॉट फेयर। अच्छा, बस ये फिर ख़त्म करते हैं इस बात पे, इस प्रोग्राम को, कि सवाल पूछना असल हमारा ज़रूरत भी है और हक भी है और फ़र्ज़ भी है, और हर किसी से सवाल उठाएं। अब ये नहीं कि फ़ला पार्टी मेरे दिल को भाती है, सवाल जो है वो तभी आप उठा सकते हैं जब आप इंडिपेंडेंट और